हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़े अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो हमारी काम करती है, भारतीय तट रक्षक सेवा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है किस टाइप की पोस्ट निकल कर आ रही है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। मैं सारी बातें इसमें करूंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर किस तरह की पोस्ट निकाले गए। देखिए यहाँ पर जो है वो बेसिकली तीन तरह के पोस्ट निकाले गए। एक आपके निकाले गए नाविक जनरल ड्यूटी, एक निकाले गए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और एक निकाले गए यांत्रिक के। ठीक है, जो इसमें यांत्रिक की पोस्ट है वो टेक्निकल पोस्ट है। मैं इस वीडियो में यांत्रिक की पोस्ट के बारे में टोटल डिस्कस करूंगा कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, इसकी एज लिमिट क्या है, मैं सारी बातें करूंगा इस यांत्रिक पोस्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए इसका सबसे पहले मैं आपको डेट बताया था, इंपॉर्टेंट डेट। इसका जो फॉर्म है वो आप 2 जुलाई से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 जुलाई से का फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप इसका फॉर्म 16 जुलाई तक आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। ऐसे मैं आपको जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यहाँ पर जो जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट है उसमें आप 12th आपको चाहिए साइंस से और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10th चाहिए। ठीक है ना। चलिए मैं बात करता हूँ आगे यांत्रिक पोस्ट के लिए। देखिए यांत्रिक पोस्ट के लिए आपको 10th क्लास चाहिए, आपने 10th पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी बहुत सारे ब्रांचेस में आगे डिस्कस करूँगा। इसमें आपने 3 साल का या 4 साल का आपने डिप्लोमा किया हो या आपने 10th 12th करने के बाद आपने 2 साल का भी अगर डिप्लोमा किया है, यानी अपने एलई से भी डिप्लोमा किया है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि देखिए इसमें यांत्रिक की 3 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक मैकेनिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना। तो तीनों के लिए आप जो है वो बहुत सारे जो ब्रांच के बच्चे वो एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में अगर आप इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो आप अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस समय से किसी भी ब्रांच से अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यांत्रिक मैकेनिकल के लिए आप इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसके एज लिमिट की बात कर लेता हूं। तो देखिए इसका जो एज लिमिट है वो आपका मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 22 साल रखा गया, यानी कि 18 साल से लेकर 22 साल तक के ही कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए है। बाकी जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो SC ST के बच्चे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और जो OBC के बच्चे हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो यांत्रिक की जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब मैं अगर टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यांत्रिक मैकेनिकल की तो यांत्रिक मैकेनिकल आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 20 पोस्ट आई है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की मैं अगर बात करूँ तो टोटल 13 पोस्ट आई है। ठीक है, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर आई है। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज अलग अलग पोस्टें भी दी गई हैं। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा वो टोटल 4 स्टेज में किया जाएगा। ठीक है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ठीक है, चलिए मैं हर एक स्टेज के बारे में डिटेल में बात कर लेता हूँ कि किस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। देखिए स्टेज 1 वो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है ना, स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रिटन एग्जाम में वो आपको किस टाइप का एग्जाम लेंगे। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक मैकेनिकल जो भी यांत्रिक की पोस्ट है। ठीक है ना, उसके 2 एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 1+3 यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का एग्जाम, या सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 1 और सेक्शन 5। देखिए सेक्शन 1 जो है तीनों में कॉमन है आपका। ठीक है, सेक्शन 1 की जो एग्जाम है वो तीनों के लिए कॉमन होगी। ठीक है ना, और सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो लिखा हुआ है ये इनकी ब्रांच पेपर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए सेक्शन 3 का ब्रांच पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए सेक्शन 4 का ब्रांच पेपर है और मैकेनिकल वाले के लिए सेक्शन 5 का ब्रांच पेपर है। वो मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए सेक्शन 1 जो है इसमें आपके जो है वो
60 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 60 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा और 60 मार्क्स के एग्जाम में आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का लिया जाएगा, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका लिया जाएगा और आपका टाइम जो वो 45 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका सिलेबस वो 10th के सिलेबस के बराबर रहेगा, यानी कि आपको जो लेवल रहेगा इन सभी क्वेश्चन का वो 10th लेवल आपको रहेगा, ठीक है। देखिए इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल और ओबीसी के बच्चों को मिनिमम 30 मार्क्स लाना ही होगा। अगर आप 30 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा ये आपका पासिंग मार्क्स नहीं है, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है ना। और SC ST वाले के लिए 27 मार्क्स, अगर आप इससे कम आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे आप सेक्शन 1 का एग्जाम लेंगे फिर आपको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग एग्जाम होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करें तो सेक्शन 3, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई करें तो सेक्शन 4, मैकेनिकल के लिए अप्लाई करें तो सेक्शन 5। यहाँ देखिए नीचे में उन्होंने सेक्शन वाइज अलग दे दिया है, ठीक है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 3 इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए सेक्शन 4 है और मैकेनिकल वाले सेक्शन 5 है। इसमें आपको ब्रांच पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपको टोटल 50 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। आपका तीनों का तीनों जो आपका जो एग्जाम होगा आंतरिक का, उसमें जो आपके पोस्ट जो आपकी जो एग्जाम ली जाएगी उसमें आपका टोटल पूछा जाएगा, आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपको समय दिया जाएगा 30 मिनट, यानी आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा और आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से पूछा जाएगा। तीनों का तीनों जो आपका टेक्निकल पेपर है तीनों में आपका देख सकते हैं सेम कैटेगरी रखा गया, ठीक है ना। समय आ रहा है आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, मतलब कि मिनिमम मार्क्स आपका जनरल ओबीसी के लिए 20 मार्क्स होना ही चाहिए और SC ST के लिए 17 मार्क्स होना चाहिए। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिर्फ याद रखिएगा ये पासिंग मार्क्स नहीं है। चलिए के लिए यहाँ तक है। चलिए एक अच्छी बात इसमें ये रखा गया है, ठीक है, कि इसमें इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है इस क्वेश्चन में आपको अगर आपको पेपर 1 हो, चाहे आपका सेक्शन 1 हो, चाहे सेक्शन 2 हो, चाहे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, कोई भी सेक्शन हो जिसमें भी आपका एग्जाम हो रहा है, आपको किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रखा गया है, ठीक है। चलिए ये अच्छी बात है। आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाता है, तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। यानी स्टेज 1 में जो आपका दोनों पेपर है, स्टेज जो मैंने आपको दिखाया है, एक कॉमन पेपर है, बाकी एक आपका ब्रांच पेपर है, ठीक है ना। अगर आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको स्टेज 2 के एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या इसमें रखा गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 3 टाइप की फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको ली जाएगी। पहला जो आपका लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1.6 किलोमीटर आपको लिया जाएगा 7 मिनट में, ठीक है ना। यानी 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। दूसरा आपका है 20 स्क्वाट अप्स, यानी 20 बार आपको उठक बैठक करना है और आपका 10 पुशअप्स है, ठीक है। तो आपके 10 पुशअप्स आपको मारने हैं। तो टोटल आपके 3 टाइप के फिजिकल टेस्ट है जो आपके स्टेज 2 में आपको ले जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एक बॉक्स के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी आपको समझना ही जो बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा इन्होंने, लिखा कि ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आर टू बी carried out in continuity without any break. Any break in the 3 tests will lead to failing the PFT. बोल रहा है कि आपको जो तीनों टेस्ट लिया जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका तीनों जो फिजिकल टेस्ट है ये तीनों एक ही साथ लिया जाएगा, कंटिन्यूटी में लिया जाएगा। इसके बीच में किसी तरह का गैप आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके बीच में गैप लेते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा, ठीक है ना। जो आपका स्टेज 2 है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपका 10th या 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट, सभी चीज़ों को आपको क्या किया जाएगा, आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है। जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो आपको वहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, उस डॉक्यूमेंट का जो इशू डेट है वो आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का यानी 16 जुलाई जो है उससे पहले का इशू होना चाहिए, यानी कि आपके लास्ट डेट से पहले आप पास आउट हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। चलिए मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है कि आपको किस टाइप से यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ। अब देखिए जब आप
अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आपको जो स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। स्टेज 3 में आपका लिया जाएगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और ये मेडिकल टेस्ट आपका क्या होगा, आईएनएस चिल्का में, ठीक है ना। आईएनएस चिल्का में जो आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब इस मेडिकल टेस्ट में जो है वो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जो स्टेज 2 में दिखाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी जो है वो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार किया जाएगा स्टेज 2 में भी, और आपका एक बार स्टेज 3 में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका मेडिकल टेस्ट और प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों आपको साथ में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस देखिए स्टेज 3 में ही आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब जमा करना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी आप फॉर्म में अप्लाई करने के समय आपने जो भी चीज़ अपलोड किया होगा सभी चीज़ों का पूरा अच्छी तरह से वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। चलिए, और स्टेज 4 में जो वो आपका फाइनली जो वो आपका जो भी कैंडिडेट जो स्टेज 3 क्लियर कर लेंगे, मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट होंगे सही होंगे, उनको प्रोविजनली सिलेक्टेड मान लिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और स्टेज 4 में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपके यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप पास आउट हुए हैं वहाँ से वेरीफाई करवा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल प्रोसीजर है इस पूरे एग्ज़ाम का, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्म जो है मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका जो डेट है वो 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के बीच में उस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब आगे इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रखा कि आप इसको ध्यान से रखिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस पोस्ट को जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पोस्ट को जो है वो देखिए आप यहाँ पर आप किसी भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी एक ही पोस्ट के लिए एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है तो वो अलग अलग स्टेज के समय आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जब आप पहली बार फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी है भरना, ठीक है ना। ये सभी फोटो जो ये डॉक्यूमेंट वो कंपलसरी है आपको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जैसे आप स्टेज 2 में जाएंगे तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपके बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज का फोटो आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा, जो मई से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखिएगा फोटो के समय, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बोला गया है कि आपका फोटो जो है, ठीक है ना, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जनरली वाइट रख सकते हैं, ठीक है, या लाइट ब्लू रख सकते हैं, ठीक है ना। और आपके सर पर किसी भी टाइप का कोई भी आपका टोपी या कुछ भी ऐसा सर पर आपको बांधना नहीं होना चाहिए, सिख को छोड़कर, ठीक है। सिख के लिए छूट दी गई है, बाकी कोई भी अदर कैंडिडेट जो होंगे जो सिख रिलीजन से बिलोंग नहीं करते होंगे उनको उनके फोटो पर किसी भी टाइप का उनको सर पर अपना टोपी या किसी भी टाइप का आपको पगड़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए इन्होंने बोला है कि आपके फोटोग्राफ जो होगा उस पर आपको एक अपना ब्लैक स्लेट लेना है, और ब्लैक स्लेट पर अपना नाम और अपना डेट ऑफ फोटोग्राफ दोनों को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। नेम और फोटोग्राफ दोनों को आपको क्लियरली लिखना है वाइट चौक से कैपिटल लेटर में, और उसको अपने चेस्ट के पास रखकर आपको फोटो खिंचवाना, और वही फोटो आपको क्या करना है, अपलोड करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका है कि कैंडिडेट को स्कैन्ड सिग्नेचर आपका डालना है, ठीक है ना, आपका स्कैन सिग्नेचर डालना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपना जो आपका स्कैन जो लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है उसको आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको 10 अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, या बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से जो भी हो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट करना है। ओबीसी वाले को क्रीमी लेयर करना है, ठीक है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और बाकी सभी को कास्ट सर्टिफिकेट करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बात बता दी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर आप कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको स्टेज 2 के लिए जब बुलाया जाएगा तो स्टेज 2 में जाने से पहले आपको उसके वेबसाइट पर जाकर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट एडिशनल जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आपको अगर आपका मार्क्स, चाहे वो आपका 10th का मार्क्स हो, आपका 12th का मार्क्स हो, आपका डिप्लोमा का मार्क्स हो, अगर वो CGPA में है,
ठीक है ना। अगर आपको वो CGPA में है तो आपको वहाँ पर उस CGPA को आपको जो है परसेंटेज में वहाँ पर उसका जो फार्मूला है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, वो आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि उसका फार्मूला क्या है, आपके जो भी बोर्ड से आप हैं वो बोर्ड किस टाइप का फॉर्मूला यूज करती है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चाहे आपका डिप्लोमा का मार्क्स हो, चाहे आपका 10th का मार्क्स हो, चाहे आपका 12th का मार्क्स हो, ठीक है। इसके अलावा आपको आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने डिप्लोमा में आपका जो आपका सेमेस्टर का मार्क्स है तो वो अपलोड करना है। इसके बाद आपको डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपको CGPA के अकॉर्डिंग आपको अपना जो भी CGPA का फॉर्मूला है चेंज करने का वो आपको अपलोड करना है। तो ये सभी आपको स्टेज 2 में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको स्टेज 2 में जाने से पहले ये सभी चीज़ों को फिलअप करना होगा। उसके वेबसाइट पर जाकर आपको एक डेट दिया जाएगा, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बिना फिलअप किए हुए आप स्टेज 2 में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है वो कैंडिडेट को अगर स्टेज 2 में होगा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस टाइप का जो आपको है वो चीज़ें अपलोड करनी है। ये सभी एडिशनल डॉक्यूमेंट आप चाहे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास NCC वगैरह तो आप अपलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का अगर आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर OBC जो आपको अपलोड करना है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो अपलोड होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो उसी के अकॉर्डिंग अपलोड होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा किसी भी और फॉर्मेट में आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट उनका साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए, अभी मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है ना। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, वो आपका 16 जुलाई से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है ना। 16 जुलाई से पहले का बना होना चाहिए, क्लियर है। और इसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ी में देखिए आपको 250 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फ़ी लिया जाएगा। आपके अगर जो भी बच्चे जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं, और SC ST वाले बच्चों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे इंपॉर्टेंट और कुछ बात कर लेता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन सिटी जो वो आपसे वो जब फॉर्म भरवाएंगे तो आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे, तो आपको 5 सिटी का प्रेफरेंस मांगेंगे, आपको 5 सिटी फिलअप करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए इसका एग्जामिनेशन कब होने का चांसेस है, ठीक है। तो देखिए जो यांत्रिक एग्जामिनेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो स्टेज 1 होगा वो मिड या एंड सितंबर में हो सकता है, ठीक है। सितंबर के अंत में या सितंबर के बीच में हो सकता है। स्टेज 2 इसका अक्टूबर में हो सकता है, और स्टेज 3 और स्टेज 4 जो आपका है वो आपका फरवरी में 2022 में हो सकता है, ठीक है। ये इन्होंने ऐसा बोला है, क्लियर है। देखिए यहाँ इन्होंने बोला रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये बहुत ही फास्ट काम करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 to स्टेज 3 कैन बी असेस्ड बाय लॉगिंग टू द कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG वेबसाइट। द रिजल्ट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 30 days, ठीक है। ये बोले कि जो भी आप रिटन एग्जाम हम लोग लेंगे, ठीक है ना, वो रिटन एग्जाम जो है वो आपका उसका रिजल्ट आपको 30 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत फास्ट उन्होंने रिजल्ट देने का बात किया है, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अलग अलग स्टेज पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे स्टेज 1 पर आपको सिर्फ एडमिट कार्ड चाहिए, अपने जो स्टेज 1 का एडमिट कार्ड है आपको फोटो ID कार्ड चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लीकेबल है तो आपको वो चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए स्टेज 2 में आपको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी आपने अपलोड किए सभी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। वैसे देखिए आप यहाँ स्टेज 3 में आप देख सकते हैं, स्टेज 3 में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग स्टेज में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने कुछ हाइट, चेस्ट, वेट और हियरिंग का जो स्टैंडर्ड रखा है मैं आपको भी समझा देता हूँ। हाइट इन्होंने बोला कि 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट जो है वो आपका जो मिनिमम एक्सपेंशन उसका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो आपका वो अपने हाइट और एज के अकॉर्डिंग 10% से मतलब ये वेरिएबल होना चाहिए, और हियरिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं देखता हूँ यहाँ देखिए इन्होंने बोला कि टैटू जो आपका अलाउ नहीं होगा। आपके अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो दिखता है सामने उसमें टैटू अलाउ नहीं होगा। आप किसी भी जो आपका जो भी बॉडी पार्ट इनर फेस में अपना करवा सकते हैं टैटू, उससे कोई दिक्कत इनको नहीं है, ठीक है। देखिए इसकी जो ट्रेनिंग होगी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग वो फरवरी से अप्रैल के बीच में होगी। फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 के बीच में इसकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग टाइप की इनकी भी ट्रेनिंग ली जाएगी। चलिए मैंने आपको सारी बातें इसमें बता दी है कि किस टाइप से एग्जाम होगा, किस टाइप से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसको पॉइंट C को देखिए
क्या लिखा है इन्होंने, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्टेज 2 विल बी रिटर्न टू कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन। बोल रहा है कि जो भी आप स्टेज 2 में जब आप जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, तो आपको उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देखकर, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपके होंगे उसको देखकर आपको वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ऑल ओरिजिनल डॉक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ स्टेज 3, लेकिन जब आप स्टेज 3 में जाएंगे मेडिकल के समय जाएंगे तो वो आपको रिटेन कर ले जाएंगे, आपको रख ले जाएंगे। डिपार्टमेंट जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके थ्रू आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख ले जाएगा, अगर आप स्टेज 3 को क्वालिफाई कर लेते हैं तब, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको वापस करके भेजा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बार को कि आपके स्टेज 3 में आपका जो सर्टिफिकेट वो आपको रिटेन कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट फ्रॉम ओपन स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE CO BSc आर नॉट एलिजिबल। बोला कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग से अपना 10th 12th या आपने डिप्लोमा किया है और वो ओपन स्कूलिंग या तो AICTE से, यानी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे, या जो भी आपका सेंट्रल बोर्ड है, मतलब जो भी आपका स्कूल का बोर्ड होता है उससे मान्यता प्राप्त अगर नहीं है तो आप ओपन स्कूलिंग से बच्चे जो भी अपना कोर्स किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सारी बातें इसमें बता दी है कि किस तरह से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, मैंने सारी बातें इसमें बता दी। इसका सिलेबस करने वाला है। अब मैं इसके बेसिक पे की बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें जो यांत्रिक पे है आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपको 6,200 आपको रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरफ से आपके पोस्ट जो है वो आपके पेमेंट बनने वाली रहेगी, ठीक है। इसमें जब आपका प्रमोशन होगा तो उसमें आप प्रमोशन में आप प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने इसमें बता दी हैं, ठीक है। तो मैंने सारी बातें इसमें कर ली है कि आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इसका आप सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी जो तीनों पोस्ट यांत्रिक की है उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप ज्वाइन कीजिए वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस जो भी ये PDF है, जो भी ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको भी जाके डाउनलोड करके और अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं फिर से बताया तो इसका लास्ट डेट जो वो 16 जुलाई 2021 है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सबको बता दूं कि इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने साफ लिखा मेल इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। अगर आप मेल कैंडिडेट तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी बातें कर दी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों को भी जो भी उनको अपडेट नहीं मिल पाया है उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट आ गया है या डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।